हेलो गाइज, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका स्वास्थ्य ही कहीं ना कहीं आपके बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में योगदान होगा बहुत बड़ा। क्योंकि अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, अगर एक दिन भी अगर आपका स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ तो समझ लीजिए कि आपकी प्रिपरेशन में रुकावट आ गई। क्योंकि जो भी समय बचा हुआ है, अब इस टाइम में हम लोग पूरा का पूरा जो अपना कंसंट्रेशन है, जो पूरा का पूरा अपना समय है, ठीक है, वो कम से कम 8 घंटे का टाइम हमको पूरा अपने ऊपर खर्च करना है, पूर्ण रूप से, वो भी स्वस्थ तरीके से, ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर इसी तरीके से आप 8 घंटे मेहनत करते रहे कम से कम, तो ये मान के चलिए कि आपको बोर्ड एग्जाम में 90+ लाने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। इसलिए इसी को देखते हुए, आपके इसी लक्ष्य को पूरा कराने के लिए हमारा यह YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेज दिन रात मेहनत करता है और हिंदी, अंग्रेजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जितने सब्जेक्ट सब के सब इस चैनल पर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। और प्रयास रहता है कि आपको ये वीडियो टाइम के अकॉर्डिंग और बेहतर तरीके से बना के दिए जाए, ताकि आपको सारे टॉपिक्स क्या हो जाएं, क्लियर हो जाएं। तो दोस्तों, आपको पता है कि मैं विपिन सर आप लोगों को बायोलॉजी की प्रिपरेशन कराता हूं, तो मैंने 2, 3, 4 वीडियो के माध्यम से अनसॉल्व क्वेश्चन का एक सेट करा दिया। आज उसी के अंतर्गत हम आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूं, ठीक है, फिर से एक नए अनसॉल्व सेट के साथ, जो कि 2020 का ही मिल जाएगा आपको अनसॉल्व वाले जो क्वेश्चन बुक हैं, और कोड होगा 348WZ। आप मिला लीजिए, इसी प्रकार के सेट का हम यहाँ पर आज स्टडी करेंगे, ठीक है। इसी में जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं को हम आज क्या करेंगे, देखेंगे, और देखेंगे किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन आए हैं और उनका आंसर क्या होता है। और आप खुद को भी ट्राई करिए कि अभी तक जो आपने पढ़ा है, क्या उसमें से जो क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पे आ रहा है, आप उसमें से कुछ हल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। जैसे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने 2 लिखा है, तो इसका आंसर तो कम से कम आप कमेंट बॉक्स में बता ही सकते हो, ठीक है। अगर आप प्रॉपर वीडियो पे, आप बराबर हमारे चैनल में बने थे, तो मैंने एट लास्ट में आपको इस क्वेश्चन को भी चैप्टर के माध्यम से सॉल्व कराया है, इसलिए आप इन्हें बता सकते हैं, ठीक है। इनका जो पहला क्वेश्चन है इस सेट का, कि मधुमक्खी में नर का विकास होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं लगभग 2 या 3 बार करा चुका हूँ, बाई फिगर करा दिया हूँ, फिर आ गया है तो फिर से एक बार करा देंगे तो आपका रट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा, ठीक है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का जो हमारा होने वाला है वो कौन सा है, ठीक है। तो दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है कि मधुमक्खी का नाम आपने सुना होगा। अगर कोई बच्चा या कोई व्यक्ति नहीं जानता है, कोई स्टूडेंट्स, तो मैं बता दूं कि मधुमक्खी को हनी भी कहते हैं, अर्थात शहद के छत्ते लगाने वाली मक्खियों को क्या कहते हैं, मधुमक्खी कहते हैं। और अंग्रेजी में इसे हनी भी कहते हैं। और जो इसका वैज्ञानिक नाम होता है, साइंटिफिक नाम होता है, जूलॉजिकल नाम होता है, वो एपिस इंडिका होता है। क्या होता है? एपिस इंडिका। अब इसमें क्या है बेटा, कि जैसे मधुमक्खी में नर का विकास कैसे होता है, सिर्फ इसी क्वेश्चन पे हम नहीं, बल्कि इससे रिलेटेड जो और क्वेश्चन आपने पढ़ा है जो बन सकते हैं, उसको भी यहाँ पर हम आपको डिस्कस करते चलेंगे, ताकि आपका उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाए तो वो भी आप कर सको, ठीक है। तो आइए देखते हैं। कह रहा है मधुमक्खी, ठीक है, तो मधुमक्खी को हनी भी कहते हैं अंग्रेजी में, मगर इसका जो जूलॉजिकल नाम है, ठीक है, साइंटिफिक नेम है, या जूलॉजिकल नेम आप कह सकते हो, ठीक है, या साइंटिफिक नाम आप कह सकते हो, SCIENNFIC, साइंटिफिक नेम जो इसका होगा, वैज्ञानिक नाम जिसे आप कहते हो, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं जंतु वैज्ञानिक नाम, ठीक है, जंतु वैज्ञानिक नाम। जो मधुमक्खी का जंतु वैज्ञानिक नाम होता है वो भी पूछा जाता है 1 नंबर का। तो आपको यहाँ पे हम बता दे रहे हैं कि इसका जंतु वैज्ञानिक नाम क्या होगा, एपिस इंडिका होता है। क्या होता है? एपिस इंडिका होता है, ठीक है, एपिस इंडिका होता है, ठीक है। क्या नाम है? एपिस इंडिका। नोट कर लीजिए आप लोग कहीं पे रफ में, एपिस इंडिका, ठीक है। ये आपका हो गया एपिस इंडिका। मतलब कि अगर आप कहीं रफ में
एपिस इंडिका, जो कि मधुमक्खी का जोलॉजिकल या साइंटिफिक नेम होता है। अगर आपने नोट कर लिया तो समझ लीजिए 1 नंबर अगर आ जाएगा तो कहीं जाना नहीं है उसे। दोस्तों ये ओवरऑल सिर्फ यूपी बोर्ड एग्जाम की ही बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि भविष्य में कोई और कंपटीशन एग्जाम देंगे तो वहां भी इस तरह के क्वेश्चंस क्या होते हैं, पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया। बोलिए मधुमक्खी में क्या क्लियर हुआ कि मधुमक्खी का जो जूलॉजिकल नाम है, साइंटिफिक नाम है, जंतु वैज्ञानिक नाम है, वो क्या है, एपिस इंडिका है, और हिंदी में मधुमक्खी कहते हैं, और अगर इंग्लिश में बोले तो हनी बी कहते हैं। ठीक है, हनी बी कहते हैं। ठीक है, शहद लगाने वाली मक्खी। क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि मधुमक्खी में नर का विकास किससे होता है। ठीक है, नर का विकास मतलब आपको पता है पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं या तो उसमें क्या होता है, उस प्राणी में 2 वर्ग पाए जाते हैं, एक मेल और एक फीमेल पाए जाते हैं, दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो मधुमक्खी है आपकी, इसके 2 स्ट्रेन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर होता है नर मधुमक्खी, ठीक है, और दूसरा जो होता है मादा मधुमक्खी। एक नर होता है और एक क्या होता है, मादा मधुमक्खी। ठीक है, एक नर मधुमक्खी होता है और एक क्या होता है दोस्तों, मादा मधुमक्खी। जो नर मधुमक्खी होता है, ठीक है, या होती है, उसको ड्रोन कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्रोन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि इसे क्या कहते हैं, ड्रोन कहते हैं। तो याद रखिएगा कि 1 नंबर का ये भी पूछा जा सकता है कि ड्रोन किसे कहते हैं। तो मधुमक्खी का जो नर वाला पार्ट होता है, नर स्ट्रेंस होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ड्रोन कहते हैं। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है इसमें। ठीक है, मादा मधुमक्खी में जो होता है, ये भी 2 प्रकार की होती है। एक तरह से समझ लीजिए रानी मक्खी होती है, और रानी के बाद आया मक्खी होती है या नौकरानी होती है। क्या होती है, नौकरानी, या इसी को आया मक्खी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, आया मक्खी कहते हैं या नौकरानी कहते हैं। अब ऐसी स्थिति में जो नर का ड्रोन होता है, इसके जनन कोशिका की बात करें अगर हम, लार्वा या इसके जनन कोशिका की बात करें हम, तो इसमें कुल 16 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 16 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और जो रानी मक्खी होता है, इसमें 32 गुणसूत्र होता है। कितना होता है, 32 होता है। तो अब ये 16 गुणसूत्र जो होते हैं, ठीक है, ये 16 के ही सेट में पाए जाते हैं ड्रोन में, लेकिन रानी मक्खी में जो 32 होता है, ये 2 सेटों में डिवाइड होती है, 16 एंड 16 के सेट में डिवाइड होती है। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में क्या है कि जब ये ड्रोन मक्खी, ठीक है, अर्थात नर मधुमक्खी इस मादा के साथ क्या करेगा, प्रजनन करेगा, रिलेशन बनाएगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इसकी जो जनन कोशिका है वो इसके साथ मिलेगी। यहाँ पर मान ली सपोज करिए ये और इसके साथ मिल गया, तो 16 और 16 कितना हो गया, 32 बनेगा। तो 32 किस में है, नर में है कि मादा में है, तो देखिए मादा में है ना, इसलिए कौन सी मधुमक्खी बनेगी, मादा। लेकिन ये मादा कैसे बन रही है, नर के, ठीक है, जनन कोशिका और मादा के जनन कोशिका के मिलने से। और जब नर जनन कोशिका मादा जनन कोशिका से मिलती है तो इसे निषेचन कहते हैं। तो आप इसका मतलब निषेचन से बन रही है 32, अर्थात मादा मधुमक्खी। ठीक है, क्या बन रहा है, मादा मधुमक्खी किससे बन रहा है, निषेचन से। किससे, निषेचन के उपरांत। ठीक है, और जो ये 16 वाला बच गया, ठीक है, ये किसी से नहीं मिलेगा, ये ऐसे ही क्या होगा, 16 के रूप में डेवलप हो जाएगा। और 16 किस में है, ड्रोन में है, अर्थात नर मधुमक्खी में। तो ये ड्रोन बनेगा, और ये क्या हुआ, किसी से मिला नहीं, अर्थात निषेचन नहीं हुआ, अर्थात अनिषेचित अंडा है ये। तो अनिषेचित अंडे से बन रहा है। तो क्वेश्चन का विकल्प आप देख रहे हैं, दिया है कि मधुमक्खी में नर का विकास होता है निषेचित अंडे से, अर्थात नर का मादा के मिलने से, और अनिषेचित अंडे से अर्थात बिना मिले से। तो अब आप बताइए फर्स्ट व सेकंड दोनों हो सकता है या कोई भी नहीं होगा। तो आप देख रहे हो कि ड्रोन का विकास किससे हो रहा है, अनिषेचित अंडे से हो रहा है। 16 इसका मतलब आपका जो आंसर होना चाहिए दोस्तों, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अनिषेचित अंडे से। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। ये 3 बार बताया जा चुका। अगर नेक्स्ट टाइम से किसी भी अनसॉल्व सेट में ये क्वेश्चन आता है तो वहां पर हम आपको ये नहीं बताएंगे, और आपसे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर खुद देखेंगे। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन की यहीं पर बात करते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन आपका कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। तो ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग कहाँ होता है। तो आइए देखते हैं एक बार जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है, तो पहले ये समझिए कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है।
ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग या इसी को जीनी अभियांत्रिकी कहते हैं, जीनी अभियांत्रिकी कहते हैं या इसी को आनुवांशिक अभियांत्रिकी भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं? आनुवांशिक अभियांत्रिकी भी कहते हैं। तो पूछ रहा है जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग कहाँ होता है, तो क्वेश्चन का जो विकल्प है आपके सामने है, कृषि में, चिकित्सा में, वैक्सीन बनाने में, वैक्सीन को दोस्तों टीका भी कहते हैं, या सभी बनाने में। तो क्वेश्चन आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हम 5 सेकंड का आपको टाइम देते हैं और इस 5 सेकंड में आप फटाक से आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि इसका आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा या चौथा विकल्प होगा। आप बताइए, क्योंकि मैंने वीडियो के माध्यम से पढ़ाया है तो 5 सेकंड का आपको टाइम मिलता है। मैं वेट करता हूं, आप कमेंट बॉक्स में फटाफट सभी लोग अपना आंसर दें। ठीक है, तो कुछ लोगों के कमेंट्स आने शुरू हो रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सही, वेरी गुड। सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए। तो आई होप कि जो भी आंसर देना था आप लोग लगभग दे चुके हैं। तो अब आप पहले जरा इसे क्वेश्चन का जो आंसर टिक करने से पहले यहाँ पे हम आपको थोड़ा बताना चाहेंगे कि इंजीनियरिंग, लोग कहते हैं कि क्या इंजीनियरिंग कर रहे हो। इंजीनियरिंग का मतलब होता है अभियांत्रिकी, अर्थात हेर फेर करना। और कि कौन सी इंजीनियरिंग है, जीनी या जेनेटिक, अर्थात जीन में या आनुवांशिक पदार्थ अर्थात डीएनए में, अर्थात डीएनए या जीन जो आपके शरीर का होता है, कोशिका का, उसमें हेर फेर करने की जो तकनीकी होती है उसी को जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं दोस्तों, या जीनी इंजीनियरिंग कहते हैं, आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहते हैं। मगर ये क्यों किया जाता है, व्हाट्स और एम ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग इन इनिशियल, अर्थात किसी कोशिका में, किसी जीव में, किसी जीव की कोशिका में क्यों इस प्रकार के इंजीनियरिंग का काम किया जाता है। तो आपको मैंने पढ़ाया था परजीवी जंतु बनाने में, बीटी फसल बनाने में, ठीक है, टीका बनाने में और चिकित्सा में, जीन चिकित्सा करने में, तो लगभग इन सब क्षेत्रों में इसका प्रयोग होता है। तो भैया कृषि के क्षेत्र में भी जैसे बीटी फसल तैयार करने में, परजीवी पौधे तैयार करने में, जीएम फसल तैयार करने में जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग होता है। तो पहला विकल्प सही दिख रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में जैसे जीन चिकित्सा बताए थे, वो भी जीन इंजीनियरिंग का ही एक भाग है, तो ये भी होता है। 2 विकल्प आपके सही हो गए। और तीसरा वैक्सीन, टीका बनाने में भी क्या होता है, इसका प्रयोग होता है। और चिकित्सा में ही इंसुलिन बनाने में भी मैंने आपको बताया था, तो टीका बनाने में प्रयोग होता है। अर्थात 3 के तीनों आपके विकल्प सही हैं। तो इसका मतलब आपका चौथा विकल्प सही होगा कि इनमें से सभी। ठीक है, एक सेट में दोस्तों 4-5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हो गए तो हम उसको यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, उसको मैंने रिड्यूस्ड कर दिया आपके ब्लैक बोर्ड से। सिर्फ जो आउट सिलेबस के अंदर है सिर्फ उसी चीज, एक सेट में 4 या 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, राइट। तो 4 और 5 में से सिर्फ हम वही सिलेक्ट कर रहे हैं जो कि पेपर में आना है, और जो इस बार आउट हुआ है उसको हम पढ़ाए नहीं है, इसलिए हम उसको चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, एक बार मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता दे रहा हूँ कि कौन सा है। जैसे दिया है, इसमें और भी है कि चिपको आंदोलन का शुरुआत हुआ। ठीक है, चिपको आंदोलन का शुरुआत कहाँ से, ये क्वेश्चन पर्यावरण से रिलेटेड है और इस बार आउट ऑफ टॉपिक कर दिया है, तो हट गया, तो हमने रिड्यूस कर दिया क्वेश्चन भी और टॉपिक्स भी। ठीक है, तो इसलिए मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन हाँ अगर आप जानना चाहो तो हम ऐसे ही बता दे रहे हैं बोलकर। ठीक है, इसमें दिया है पहला विकल्प है दोस्तों असम में, महाराष्ट्र में, गढ़वाल में, बंगलौर में। तो आप तब तक क्वेश्चन का आंसर नहीं सिलेक्ट कर पाओगे जब तक कि आपको इस आंदोलन के बारे में कुछ मालूम नहीं होगा। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम आपको देते हैं कि चिपको आंदोलन दरअसल उत्तराखंड राज्य यूपी का पड़ोसी है, एक समय यूपी का ही भाग था लेकिन कटकर अलग हो गया। ठीक है, तो वहां पर एक व्यक्ति थे हेमंतवती नंदन बहुगुणा, और उन्हीं के, ठीक है, नेतृत्व में, उन्हीं की अगुवाई में, ठीक है, वहां के स्थानीय लोगों ने क्या किया कि वहाँ जो जंगल थे उसको काटे जाने का जो एक कार्यक्रम चल रहा था उसको रोकने के लिए, अर्थात पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए इन्होंने एक आंदोलन चलाया बहुगुणा के नेतृत्व में। ठीक है, और इस आंदोलन के अंतर्गत सभी लोग क्या किए, एक एक पेड़ों से इस तरह से चिपक गए, और वहाँ की जो पेड़ों के काटने के अभियान में शामिल लोग थे उनसे कहा गया कि अगर आप पेड़ काटते हो तो पहले मुझे काटना पड़ेगा, तभी आप पेड़ काटेंगे। तो इसलिए इसका नाम पड़ा चिपको आंदोलन।
आंदोलन, क्योंकि सभी लोग इस आंदोलन में पेड़ों से चिपक करके पेड़ों की रक्षा की थी, ठीक है, इसलिए इसे चिपको आंदोलन कहा जाता है, ठीक है। तो कहां शुरू हुआ? उत्तराखंड में। तो इसमें अब आप देख सकते हैं असम उत्तराखंड में है ही नहीं है, महाराष्ट्र मुंबई में है, सवाल ही नहीं पैदा होता है, बंगलौर कर्नाटक में ये भी नहीं है, तो गढ़वाल गढ़वाल कहाँ है? उत्तराखंड में है, नैनीताल गढ़वाल सुना होगा आपने, ठीक है, तो यहाँ पर है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव ये गढ़वाल सही होगा, ठीक है। ऐसे और भी क्वेश्चन हैं लेकिन हम उसकी चर्चा नहीं करें, टाइम वेस्ट नहीं करें, जो आउट ऑफ सिलेबस हो गया, जो रिड्यूस हो चुका है, उसकी कोई चर्चा करने से मतलब नहीं है, ठीक है। इसलिए आप ये ना सोचें कि सर 2 ही ऑब्जेक्टिव बता रहे, इसमें 4 है 5 हैं, तो मैंने कहा इसकी बिल्कुल आप फिक्र मत करिए, ठीक है। तो ये आपके 2 इन सिलेबस थे, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस मैंने दे दिया। अब हम बात करते हैं अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन परागण को परिभाषित कीजिए। तो दोस्तों ये पॉलिनेशन क्या होता है, प्लीज डिफाइन अबाउट अ पॉलिनेशन, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है अकॉर्डिंग टू सिलेबस में है भी, आएगा भी और आने के चांसेस भी है। इसलिए परागण ही नहीं, परागण के प्रकार और उससे लाभ उससे हानि भी मैंने आपको पढ़ाया वीडियो में, तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप यहां थोड़ा सा हम इसे हटाते हैं 1 मिनट के लिए, आपका ब्रेक लेंगे, सभी लोग बने रहिएगा, वीडियो पे जाइएगा मत, हम थोड़ा सा बस 2 सेकंड में वापस आते, कम बैक होते, ठीक है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन आपका, मतलब लास्ट कह रहे हैं सॉरी, जो अति लघु उत्तरीय का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने अभी कहा आपको कि पॉलिनेशन क्या है, परागण क्या है, परिभाषित कीजिए। तो दोस्तों एकदम सिंपल, कुछ भी रटना नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिनेशन प्रोसेस इज कंप्लीटेड ओनली फ्लावर। जो पॉलिनेशन होता है, परागण होता है, ये कहाँ होता है? पौधों में होता है। यह क्या है? यह कोई पदार्थ नहीं है, पौधे का भाग नहीं है, बल्कि एक पौधों के पुष्प में होने वाली प्रक्रिया है। क्या है? प्रक्रिया है, उसी को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पौधों में जो जनन होता है, भाई पुष्पीय पौधों में भी लैंगिक जनन होता है ना, लैंगिक जनन मतलब मेल एंड फीमेल के बीच इंटरेक्शन से, तो वो कहाँ होता है? जड़ में होता है, पौधे के तने में होता है, पत्ती में होता है, कि फल में होता है, फूल में होता है, ये जनन क्रिया कहाँ होती है? मैं आपसे कमेंट बॉक्स में आंसर चाहूंगा कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन कहाँ होता है, किस भाग में होता है, इसका आंसर आप दीजिए 1 सेकंड के लिए। हम आपको 5 सेकंड देते हैं और आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। सभी लोग बताएं, फटाफट कमेंट करें, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं गाइज, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि पुष्पीय पौधों में या पौधों में जनन किस भाग में संपन्न होता है, जड़ में, तने में, या पुष्प में, या फल में, कहाँ होता है, ठीक है। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। चलो टाइम नाउ इज ओवर फॉर यू, टाइम आपका खत्म हो गया है। मैं आपको बता दूं कि पौधों में जनन प्रक्रिया पुष्प में संपन्न होती है, अर्थात फ्लावर में संपन्न होती है। कहाँ संपन्न होती है? पुष्प में, अर्थात फ्लावर में संपन्न होती है, ठीक है। तो ये पॉलिनेशन क्या है, परागण क्या है, आइए थोड़ा सा फिगर द्वारा समझते हैं कि जो पौधे का, ठीक है, जो पौधे का जननांग होता है, जो पौधे का जननांग होता है वो क्या होता है? पुष्प होता है, फ्लावर होता है। क्या होता है? पुष्प होता है। और इसी पुष्प में क्या होते हैं? नर जननांग होते हैं, ठीक है, नर जननांग। और इसी पुष्प में क्या होते हैं? मादा जननांग होता है, ठीक है। नर को क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं, और मादा को क्या कहते हैं? जायांग कहते हैं, ठीक है। पुमंग को एंड्रोशियम भी कहते हैं और जायांग को क्या कहते हैं? गाइनोशियम भी कहते हैं, ठीक है। पुमंग को क्या कहते हैं? एंड्रोशियम कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है, यहां लिख दे रहा हूं एंड्रोशियम, और जायांग को गाइनोशियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गाइनोशियम कहते हैं, ठीक है। पुमंग, एंड्रोशियम, जायांग, गाइनोशियम, ये नर भाग और ये मादा भाग दोनों कहाँ होते हैं? पुष्प में ही होते हैं। और पुष्प में ही क्या होता है? पौधे का जनन होता है, अर्थात यही इसका जननांग होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो अब इसको अगर देखा जाए बाय फिगर कहाँ है, तो थोड़ा सा हम इस तरह से बनाने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर आपको, ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। ठीक, ये आपका मैं यहाँ पर बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से, और यहीं पर सभी प्रकार के भागों का हम वर्णन कर लेंगे, ठीक है। ये
ये आपका एक स्ट्रक्चर बना दिया ताकि आप समझ सकें कि परागण क्या होता है, नर जननांग, मादा जननांग क्या होता है। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए किसी पुष्प में कुल क्या होते हैं, 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 4 भाग, जिन्हें हम चक्र कहते हैं। ठीक है, 4 चक्र होते हैं। तो जो मेन चक्र होता है वो ये पहला चक्र और ये दूसरा जो है मेन चक्र होता है, नर जननांग मादा जननांग, यही मेन चक्र है। ठीक है, तो ये जो आपको गुब्बारे जैसे दिख रहा है दोनों साइड, ठीक है, ये पूरा आपका पार्ट, ये यहाँ से लेकर, ठीक है, ये क्या है, ये एक तरह से पुमंग का भाग है, और जो ये पूरा आपका दिख रहा है सुराही जैसा, ये क्या है, जायांग है। ठीक है, यही क्या है, आवश्यक चक्र है। किसी पुष्प में ये होना अति आवश्यक है, इसलिए इसे आवश्यक चक्र के रूप में भी कहते हैं। ठीक है, होता क्या है कि जब पुष्प फ्लावरिंग होता है तो ऐसी दशा में, ठीक है, ये जो पुमंग है, पुमंग में ये क्या है, परागकण है। इसके अंदर जो छोटा छोटा कण देख रहे हो दोस्तों, ये परागकण है। जब ये पराग परिपक्व हो जाता है तो ये फट जाता है, और फटने के कारण ये परागकण बाहर निकल गया, और बाहर निकल करके ये इस भाग पर आता है। तो ये किसका भाग है, जायांग है, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होता है। और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स में ऊपर वाले भाग को, ठीक है, वर्तिकाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। ठीक है, इस भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। ठीक है, वर्तिकाग्र अर्थात स्टिग्मा कहते हैं। तो अब क्या हुआ कि इस पराग कण का, ठीक है, यहाँ से निकल करके, पराग कोश से निकल करके फटने पर स्त्री के वर्तिकाग्र पर आना ही क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो डिफिनेशन कैसे लिखेंगे कि किसी पुष्प के पराग कण का, ठीक है, उसके जायांग के वर्तिकाग्र पर विभिन्न माध्यम द्वारा, ठीक है, विभिन्न माध्यम द्वारा, जैसे चिड़िया द्वारा, कीट द्वारा या स्वतः, ठीक है, विभिन्न माध्यम द्वारा पहुंचना ही परागण कहलाता है। ठीक है, परागण कहलाता है। ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये परागकण है, इसका वर्तिकाग्र पर, जायांग के वर्तिकाग्र पर जाना ही परागण कहलाता है। और कैसे जाता है, कुछ पौधों में स्वतः जाता है, कुछ पौधों में चिड़िया द्वारा, कुछ में कीट द्वारा, कुछ में भौरे द्वारा, कुछ में मधुमक्खी द्वारा जाता है। तो कुल मिला के सीधा सीधा याद रखो, परागकण का वर्तिकाग्र पर जाना ही परागण कहलाता है, और यह विभिन्न माध्यम द्वारा जाता है, चिड़िया द्वारा, कीट द्वारा, स्वतः भी जाता है, इसे परागण कहते हैं। ठीक है, अब परागण कहते हैं, तो इसके प्रकार की अगर हम थोड़ा सा चर्चा कर लें, ठीक है, तो ये मुख्य रूप से मुख्यतः निम्न प्रकार का होता है। ठीक है, कितने प्रकार का होता है, निम्न प्रकार का होता है, जिसमें नंबर 1 की अगर हम बात करें तो स्वपरागण। ठीक है, क्या है, ऑटो पॉलिनेशन होता है, स्वपरागण। और दूसरे की बात करें हम, परपरागण। ठीक है, ये 2 मेन हैं। और एक तीसरा अगर हम ले लेते हैं आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, अर्थात कृत्रिम परागण होता है। ठीक है, तो ये स्वपरागण, ऑटो पॉलिनेशन, ठीक है, ये परपरागण है, और ये कृत्रिम परागण। इस प्रकार से 3 प्रकार के परागण क्या होते हैं गाइज, संपन्न होते हैं पौधों में। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा, ठीक है, उसकी अगर हम बात करें तो इसमें दिया है कि बाह्य डीएनए और संवाहक डीएनए के मिश्रण से बनने वाले डीएनए क्या कहलाते हैं। बाह्य डीएनए, किसी बाह्य कोशिका के डीएनए, और संवाहक डीएनए को मिला करके जो नया डीएनए बनेगा उसे क्या कहेंगे। तो आप समझ सकते हो, पढ़े होंगे कि डीएनए पुनर्संयोजित तकनीक, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है। मैंने जब प्रौद्योगिकी में बताया था कि डीएनए में अवांछित खंडों को एंजाइम की सहायता से काटकर उसमें किसी नए डीएनए खंडों को ऐड करने पर जो डीएनए बनेगा
उस सम्मिश्र डीएनए या पुनर्संयोजित डीएनए कहलाएगा, उसी को यहाँ पर पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर होगा पुनर्संयोजित डीएनए होगा। तो हम आपका क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं, फिर आंसर, चूंकि एक नंबर क्वेश्चन है, इतना डिटेल देने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम आपको थोड़ा सा माइंड मेकअप करना चाह रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा और इसके बारे में ब्रॉड बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पर अति लघु उत्तरी का दूसरा हम आपको लिख रहे हैं। क्वेश्चन दिया है, ठीक है, कि बाह्य डीएनए और संवाहक डीएनए, ठीक है, बाह्य डीएनए और संवाहक डीएनए, बाह्य डीएनए और संवाहक डीएनए के मिश्रण, ठीक है, मिश्रण से बनने वाले डीएनए को क्या कहते हैं, डीएनए को क्या कहते हैं? उत्तर आपका है, ठीक है, बाह्य डीएनए और संवाहक डीएनए को मिलाने पर जो डीएनए बनता है, तो यहाँ पर लिख सकते हो पुनर्संयोजित डीएनए। ठीक है, पुनर्संयोजित डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनर्संयोजित डीएनए कहते हैं। ठीक है, इज द राइट आंसर। तो ये भी आपका क्या हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ दोस्तों। ठीक है, तो अब इसी के क्रम में अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपसे चर्चा करेंगे इस सेट के और भी अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी और दीर्घ क्वेश्चन का पार्ट लेकर के कल से फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।